हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप अपना और अपनी पढ़ाई का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे, ऐसा मेरी आशा है। आज जैसे कि हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूते संगोत्सव कर्मणि। ऐसे भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही फल, फल की चिंता किए बिना कर्म पर ध्यान दें। तो कर्म पर ही ध्यान देना हमारा काम है, फल डोंट नो। ओके, क्योंकि अगर कार्य कारण का सिद्धांत भी देखें तो वही कहता है आप करिए, उसका कारण भी है, क्योंकि जो आपको मिलने वाला उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य जिसे कर्म बोलते हैं, यही क्या इंग्लिश में कहते हैं इसको, वर्क। तो जो भी शब्द कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्य को व्यक्त करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसे, क्या क्यों कर रहा है, तो करना, एक्शन लेना किसी चीज़ के लिए, यही क्या होता है, क्या होता है, ये होता है वर्ब। इंग्लिश में वर्ब और हिंदी में क्रिया। क्या कहते हैं, हिंदी में क्रिया और इंग्लिश में वर्ब। मीन्स जो भी कार्य हमारे द्वारा या किसी के द्वारा किया जा रहा है, वही कार्य ही क्या होता है, एक्शन होता है। वही कार्य क्या होता है, वर्ब होता है। वही क्या होता है, क्रिया। तो आज हम क्रिया मीन्स वर्ब वाले टॉपिक पर ही बात करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं वर्ब की सैर करने। क्या है वर्ब, और हिंदी में बोले तो क्रिया। क्या है बेटा, क्रिया। जैसे मैंने कहा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं कौन सी क्रिया कर रहा हूं, आप कौन सी क्रिया, आप भी पढ़ने वाली क्रिया कर रहे हैं, मैं भी पढ़ने वाली क्रिया कर रहा हूं। बशर्ते मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, दोनों क्या है, पढ़ना और पढ़ाना, दोनों की क्रिया है। तो टीचिंग एंड लर्निंग, हम दोनों ये कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये क्या है, आपकी क्रिया है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये क्या है, मेरी क्रिया है। तो जो भी हम लोगों के द्वारा किया जाता है वही क्या होता है, क्रिया होता है, ठीक है। तो वर्ब को अगर हम सबसे पहले क्लासिफाई करें, वर्ब का क्लासिफिकेशन करें, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, कुछ हर चीज़ के एक बेसिक वर्जन होता है, एक एडवांस वर्जन होता है। आजकल के मोबाइल्स में देखिए, एक बेसिक फीचर्स वाला आता है, एक एडवांस फीचर्स वाला आ रहा है। आज नॉर्मल आता है, दूसरा प्रो आता है ना। तो इसी तरह से वर्ब का भी एक नॉर्मल फीचर है और दूसरा प्रो फीचर है, जिसे हम एडवांस फीचर कहते हैं। क्लियर। तो वर्ब को हम ब्रॉडली क्लासिफाई दो फीचर्स में कर सकते हैं, एक बेसिक और दूसरा एडवांस मींस प्रो। ये कौन सा वर्जन है भाई साहब, प्रो मैक्स। ये कौन सा वर्जन है, प्रो मैक्स, और ये प्रो है। क्लियर। जस्ट लिटिल बिट कि ये आजकल जैसे मोबाइल फोन्स आते हैं प्रो, फिर प्रो मैक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक वाला प्रो और एडवांस वाला प्रो मैक्स, मैक्सिमाइज कर दिया मैंने ना। अब बेसिक को भी कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, बेसिक को हम तीन क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं, दो ही में डाल सकते हैं बेसिकली, दो में। एक मेन वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया, और इसको हेल्पिंग, सहायक क्रिया। क्या है बेटा, ये सहायक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है। इसको हिंदी में भी समझते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुख्य क्रिया और ये है सहायक क्रिया। इससे क्या होगा, आपको हिंदी की व्याकरण अलग से ज़्यादा नहीं पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा बहुत एडवांस पढ़ना पड़ता है हिंदी में, ठीक है, क्योंकि हिंदी थोड़ा इससे भी ज़्यादा एडवांस व्याकरण है, ठीक है। उस पर भी हम बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर बात करते हैं मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब को हम
दो में बांट सकते हैं। एक हो गया मॉडल वर्ब्स और ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब इन दोनों में अंतर क्या है? मॉडल वर्ब्स एज अ सब्जेक्ट कभी यूज नहीं हो सकते हैं, ये मोस्टली एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज होंगे, कभी एज अ वर्ब सब्जेक्ट यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, बी, डू और हैव, ये वाले जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगे वो ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। ठीक है, मॉडल में सारे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सारे आ जाते हैं। यूज टू, नीड, ये सारे क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है, एडवांस वर्ब को अगर हम देखें तो दो में कैटेगराइज कर सकते हैं ब्रॉडली। ठीक है, इसमें फाइनाइट वर्ब्स और इनफाइनाइट, या इनको कह सकते हो नॉन फाइनाइट। ठीक है, ये दो क्लासिफिकेशन एडवांस में, प्रोमैक्स में है। बेसिक में भी दो मेन है कैटेगराइजेशन। ठीक, फाइनाइट वर्ब्स का मतलब क्या होता है, जहां नंबर ऑफ प्लूरल सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है, वहाँ फाइनाइट वर्ब का मतलब है वहां पर नंबर ऑफ पर्सन्स भी फाइनाइट होंगे, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब्स चेंज होंगे, दैट इज फाइनाइट। अगर इज का यूज हुआ तो ये बता रहा है कि देयर मस्ट बी वन पर्सन, वन थिंग, वन प्लेस, सिंगुलरिटी होगी वहां पर। इज ये शो कर रहा है कि देयर इज अ सिंगुलरिटी इन सब्जेक्ट, क्लियर। बट नॉन फाइनाइट ऐसा नहीं है, नॉन फाइनाइट को पता ही नहीं कितने वर्ब्स होंगे, कितने कुछ होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वहां पर नॉन फाइनाइट है। तो नॉन फाइनाइट को कैटेगराइज करें हम तो तीन में कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट, जीरन, ट्रांजिटिव, चार में ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है, चार कैटेगराइजेशन। ट्रांजिटिव वर्ब, तो अब आप देख लीजिए कि कैटेगराइजेशन हमने कैसे किया है। बेसिक को भी दो में ब्रॉडली क्लासिफाई किया, फिर हेल्पिंग वर्ब को दो में क्लासिफाई किया, मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब में, सहायक क्रिया को किस में किया है, दो में, मॉडल और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एडवांस प्रोमैक्स की जब बात करते हैं तो वहां भी हमने किस में किया वर्ब को क्लासिफाई, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने उसमें कोई फाइनाइट का मतलब ये है कि अगर कोई वर्ब यूज हुआ है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर एक पर्सन होगा कि दो है, दो से ज़्यादा अधिक है। ठीक है, इंग्लिश में द्विवचन नहीं होता, हिंदी में द्विवचन भी होता है। ठीक है, यहाँ ओनली सिंगुलर और प्लूरल होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमने क्लासिफिकेशन किया फाइनाइट, इनफाइनाइट, जीरन, ट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव होता है, नॉन ट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, यू कैन टेक दिस। क्लियर गाइस, नाउ आई रब इट और वन बाय वन हम इसको देखेंगे। इसके साथ कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल भी लेंगे जिससे कि आप अच्छे से बेहतर से समझ पाएँ। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम पहले
बेसिक प्रो की बात करते हैं। कौन से वाले? प्रो वर्जन की बात करेंगे। देन आफ्टर वी विल टेक एडवांस प्रो मैक्स। ओके, मेन वर्ब। जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो क्या दिमाग में आता है? मुख्य क्रिया क्या होगी? जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, देन आप उसको समझ में अच्छे से आएगा। ही इज राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख रहा है। अब यहाँ लेटर में आप सिर्फ पत्र लिख रहा है ये भी लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। हिंदी में एक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह पत्र लिख रहा है, दैट स्मार्ट्स, ये भी इतना काफ़ी है, दैट इज इनफ। ओके, बट देखिए यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है और सहायक क्रिया क्या है। लिखना इसका मेन काम है। क्या काम है? लिखना। लिखना क्या है? इसका मेन काम है। तो लिखना क्या होगा? हमारा मुख्य क्रिया होगी। क्या हो गई? मुख्य क्रिया। तो राइटिंग जो है, राइट, ये क्या है? मेन वर्ब। और इस मेन वर्ब को असिस्ट कौन कर रहा है? इज। कौन कर रहा है? हेल्प कौन कर रहा है इस मेन वर्ब की? हेल्पिंग वर्ब का मतलब यही होता है कि मेन वर्ब को हेल्प करने वाला, ठीक है। तो यहाँ इज क्या कर रहा है? असिस्ट कर रहा है राइटिंग को। तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब, या यूं कहें सहायक क्रिया, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं किताब पढ़ रहा हूं। मैं किताब पढ़ रहा हूं, क्लियर। तो इसको कैसे लगता है? आई एम रीडिंग अ बुक। इंग्लिश का इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई एम रीडिंग बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पर पढ़ना मुख्य काम है। किताब को क्या करना है? किताब को पढ़ना मुख्य काम है। तो मुख्य क्रिया क्या होगी आपकी? रीडिंग होगी, दैट इज, ये क्या है? मुख्य क्रिया। पढ़ो और आगे बढ़ो, यही काम है स्टूडेंट लाइफ में। पढ़ना और सिर्फ पढ़ना, ये स्टूडेंट का काम है, ठीक है। जैसे कहा भी गया है, विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? याद हैं? बताओ। काक चेष्टा वकोधानम स्वान निद्रा ततैव च अल्पहारी गृहतागी विद्यार्थी पंचलक्षण। 5 लक्षण बताए गए हैं। कैसा? बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कौवे की तरह चालाकी होनी चाहिए, और कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, सटाक से खुल जाए, है ना। और थोड़ा कम खाओगे तो नींद कम आएगी, ज़्यादा खाने से नींद बहुत जल्दी आती, क्योंकि खाने के बाद क्या कहता है? अब तो भाई खा लिया, अब थोड़ा खा के हम लेट लेते हैं। तो अल्पहारी रहना चाहिए स्टूडेंट्स लाइफ में, ज़्यादा खाने पीने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। खाना खाएंगे तो पेट कहेगा चलकर लेट, अब बोला पेट चलकर लेट। और गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं है कि घर को छोड़कर जाइए तभी पढ़ाई हो। गृह त्यागी का मतलब है बेकार की दोस्ती, बेकार के लोगों से बातचीत करना, उनसे बहसबाजी करना, दुनियादारी पढ़ना, इन चीज़ों से इनको त्यागी, यही गृह त्याग है आपकी स्टूडेंट लाइफ में, क्लियर। तो इन 5 लक्षणों को बताया गया है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। मेन काम आपका
पढ़ना है। युवा हैं, अच्छे से पढ़िए, कभी ना कभी सिलेक्शन होता है, अगर नहीं भी होता है देन यू विल बी फाइन पर्सन, है ना। ज्ञान तो होगा, समझ तो होगी ना, कुछ तो कर ही लेते हैं, है ना। तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। तो ये क्या हो गया, पढ़ना क्या है, मुख्य क्रिया। असिस्ट कौन कर रहा है, एम। ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, ये सहायता दे रहा है किसको, हूँ लिखने के लिए। हूँ, मैं भी हूँ कह रहा, मैं हूँ ना। तो ये क्या है, एम क्या है, सहायक क्रिया। क्या है, सहायक क्रिया। यहाँ पर हूँ क्या है, सहायक क्रिया। ये दोनों क्या है, हिंदी में हूँ और अंग्रेजी में एम, आई एम खान, है ना। तो ये सहायक क्रिया हो गई, हेल्पिंग वर्ब। और ये मुख्य वर्ब यानी मेन वर्ब। क्लियर। आई थिंक दोस्तों अब डिफरेंस आपको समझ में आ गया, मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। क्लियर। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। न्यू स्टेशन, न्यू अब वर्ब में जब हमने मेन वर्ब पढ़ा था, व्हाट आई हैव रेड, मेन वर्ब। मेन वर्ब की भी 3 फॉर्म होती है। अब कहोगे भैया यार आप क्या, अब इसमें भी आपने कर दिया 3 फॉर्म इसकी भी होती हैं। अरे हाँ भैया होती हैं, और हमको भी पढ़ना पड़ा, आपको भी पढ़ाएंगे और आप आगे पढ़ाएंगे, है ना। पढ़ाना तो है ही, है ना। तो मेन वर्ब की 3 फॉर्म है। कितनी है बच्चा, 3 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। क्लियर। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कर लेते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म मानते हैं और थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म मानते हैं। अब प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट ये सब आपको पता होने चाहिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, काल के बालक कितने होते हैं, काल के लाल कितने होते हैं, काल कितने होते हैं और काल के लाल कितने होते हैं। तो काल के 3 लाल और उनके 4 बाल गोपाल, उन सबके 4 बाल गोपाल होते हैं। ये भी आपको याद रखना है ना। तो काल का पहला लाल क्या है, प्रेजेंट। काल का दूसरा लाल क्या है, फ्यूचर। और काल का पिछला लाल क्या है, पास्ट। जो बीत गया, जो भूत बन गया, वो पास्ट है, दैट इज भूतकाल। जो चल रहा है, जिसमें आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, वही क्या है, वर्तमान काल है। कहते हैं ना, वर्तमान में जीना सीखो खुश रहोगे, भूतकाल और भविष्य की चिंता करोगे ना तो रोते रहोगे। तो जिसमें हम हैं यही क्या है, वर्तमान काल है। इसको अच्छे से बेहतर तरीके से जिए और सबको खुश रखते हुए अपने परिवार को आगे बढ़ते रहिए और तरक्की करते रहिए। और जो आएगा, जिसके लिए हम बहुत बढ़िया बढ़िया सपने बुनते हैं, आने वाला कल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता ले, पल ये जाने वाला है। ओ तो दोस्तों इस फिलॉसफी पर याद रखिए। तो पास्ट जो बीत गया, जो है वर्तमान, जो आएगा आने वाला, दैट इज भविष्य काल, फ्यूचर जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, बट वी वांट टू वीव इट। हम उसे बुन रहे हैं, सपने। वी आर वीविंग ड्रीम्स,
रोज नए सपने बुनते हैं, बट व्हाट आर डूइंग, आजकल का युवा ज़्यादातर सपने देखता तो है लेकिन उसका पूरा करने के लिए अपनी जी जान नहीं लगाता। जिस दिन वो जी जान लगाने लगेगा ना, उस दिन उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बिलीव्स इन हिज डीड्स, हिज वर्क्स, हिज एक्शंस। तो आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो काल के 3 लाल हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो आने वाला है। क्लियर? एंड इसको हिंदी में समझे तो भूतकाल, जो भूत बन गया, वर्तमान जो हम हैं और हम भी बन जाएंगे भविष्य में। ठीक है? भविष्य काल। क्लियर? अब इन 3 लालों के 4 बाल गोपाल हैं। कितने? 4 ठो बाल गोपाल हैंगे। कितने हैंगे? 4 ठो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब अलग अलग ना बोल के, पहला इंडेफिनिट होता है, दूसरा कंटिन्यूस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो ये 4 बाल गोपाल है हर काल के। अच्छा, मैं एक बार समराइज करके यहाँ पे लिख देता हूँ, देन तो इधर लिख देते हैं। टेंस, काल, इनके 3 ठो बालक हैं, लाल हैं। एक है प्रेजेंट, पास्ट, अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम पास्ट कर देते हैं, इसको प्रेजेंट कर देते हैं और इसको फ्यूचर कर देते हैं। ये 4 एक काल के 3 लाल, ठीक है, और 3 लाल के 4 बाल गोपाल। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? ये 4 हैं। इनके आगे पास्ट इंडेफिनिट लगा देना, पास्ट कंटिन्यूअस कर देना, पास्ट परफेक्ट कर देना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देना। सिमिलर वे में यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, टेंस लास्ट में हो जाएगा। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, याद रहेगा। तो ये 4 सभी के बाल गोपाल हैं। 1 2 3 4। टेंस काल के हैं 3 लाल और 3 लालों के 4 बाल गोपाल। ठीक है, याद रखिएगा। एंजॉय। देखो, पढ़ो, खुश होके पढ़ो, ज्यादा दिन याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा, माइंड पे बर्डन भी नहीं आएगा, चिंता भी नहीं होगी जब खुश रह के पढ़ोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो खुश रहा करो यार पढ़ते समय भी, और काम को एंजॉय करते हुए पढ़ो करो। कोई भी काम हो उसको एंजॉय पूर्वक करें। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म हम आई थिंक समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जैसे मैं एक ले लेता हूं, गो। ये फर्स्ट फॉर्म है जाना। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? जाना। आना जाना लगा रहेगा। फिर गो का पास्ट फॉर्म क्या होती है? वेंट। क्या होती है? वेंट। परफेक्ट क्या फॉर्म होगी? गॉन। चला गया, चला गया। यहां जाना, यहां गया, यहां चला गया। परफेक्ट हो चुका, मतलब हम बिल्कुल श्योर हैं कि वहां वो चला गया, दैट इज परफेक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्म होती है। कम मतलब आना, ये चेंज नहीं होती है, तीनों फॉर्म में सेम रहती है। सॉरी, कम केम कम,
कम, केम एंड कम। सेकेंड फॉर्म केम होती है, थर्ड फॉर्म कम होती है, फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है। ठीक है। रोना, आजकल क्राई यूज होता है और वीक माने भी रोना होता है, तो दोनों लिख देते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये जो भी नॉइज हो रहा है इसको ध्यान ना देते हुए प्लीज इस पे कंसंट्रेट करें। क्राई, क्राइड एंड क्राइड। सिमिलर में वीप भी होता है, वीप, वेप्ट, वेप्ट। ठीक है। अब इन फॉर्म को रटने की जरूरत नहीं है, आप रोज समराइज करिए, खाते पीते आप इनको पढ़ लें। खाने जा रहे हैं कि आप एक बार पढ़ लेते हैं, रटने की जरूरत नहीं, घंटा 2 घंटा बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को आप रटने मत बैठिए प्लीज़। आप 1-2 घंटे कोई चीज़ पढ़ने रटने में आप अगर 10 बार पढ़ लेंगे सिर्फ, वो याद हो जाएगा आप। ठीक है। अब मैंने बोल दिया 10 बार, तो ये मत कहना सर जी कह रहे थे 10 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। इट मे टेक लॉन्गर, है ना, क्योंकि ये डिपेंड्स आपके चाकू की में धार कितनी है, उस बैठे कटेगा। जितनी तेज धार उतना जल्दी कटेगा। तो जैसे जितना माइंड शार्प उतनी तेज। अब ऐसा नहीं है कि सभी का अलग अलग होता है, आप यूज़ पे डिपेंड करता है, हाउ मच वी आर यूजिंग अवर ब्रेन। जितना ज़्यादा ब्रेन यूज़ करेंगे वो उतना ज़्यादा शार्प हो जाएगा एज योर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। नाउ गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। सॉरी। क्लियर। तो मेन वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। अब मैं यूज देखता हूं इनका। जैसे मैंने कहा वह घर जाता है, वह घर जाता है। क्लियर। इसको ट्रांसलेट करेंगे, ही गोज टू होम। अब टू द होम भी लिख देते हैं। ठीक है। गोज, अब यहां पर गो है, इसके लिए हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पता होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए अगर आप कहेंगे अगर नहीं आता तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारे कॉल के बाल गोपालों के रूल रेगुलेशन बता दूंगा मैं। ठीक है। अगर आपको आते हैं देन इट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं आते देन आई विल टेल यू लेटर इन डिफरेंट वीडियो। ओके। तो वह घर जाता है। ठीक है। ही गोज टू होम, यहाँ पर गो का यूज हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको प्रेजेंट फॉर्म लिखी है, इसमें हम एस या ई एस का यूज करते हैं। ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है देन उसके साथ जो भी वर्ब यूज हुआ है उसके लिए हम एस या ई एस उसमें यूज करते हैं। क्लियर गाइस। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ई एस का गोज के साथ एस नहीं सो अच्छा लग रहा है, ई एस लुक्स बेटर, गोज, है ना। तो गोज टू होम। अगर मैं यही कहता वह खाना खाता था। ठीक है। अगर मैं ये ना लिख के वह चावल खाता था, इट लुक्स मच बेटर, है ना। थोड़ा अच्छा भी तो लगना चाहिए, फंकी, है ना। आई लाइक फंकी वर्ड। ओके। तो वह चावल खाता है, आजकल ट्रेंड में रहता है ना फंकी, ये है फंकी सेंटेंस है, फंकी वाक्य, टेक इट इजी। वह चावल खाता था, ही एट राइस। अब भैया एट कहाँ से आ गया, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, ईट, एट और ईटन। ठीक है। खाना, भोजन नहीं, खाना,
है ना। खाना खाना में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि खाना जो थाली में परोसा उसको कह रहे हैं कि खाने को कह रहे हैं, है ना। तो खाना खाना में कंफ्यूजन मत होना। जब क्रिया होती है खाने की तो हम ईट, एट, ईटन का यूज़ करते हैं, और जब जो थाली में सजा के रखा होता है वो फूड होता है, ठीक है। दैट इज फूड, फूड, मील, डिनर, लंच, ओके। तो ये ही एट राइस, ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब ये जो सेकेंड फॉर्म है इसमें यूजेबल इन पास्ट टेंस, ये पास्ट है ना, था, ठीक है। अब थर्ड वाले को देखते हैं। वह कल से वह 4 साल से काम कर रहा है। करना, डू, डिड, डन, ठीक है। इसमें आईएनजी का फॉर्म कहाँ यूज हो रहा है, ये कर रहा है। जहाँ पर कंटिन्यूटी आती है वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, इंग फॉर्म, इंग लगी हुई फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा फोर्थ क्या हो सकता है, एक फॉर्म आईएनजी लगी हुई होगी, इंग फॉर्म। सब में क्या लग जाएगा, गोइंग हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में इंग लग जाता है, कमिंग हो जाता है, क्राइंग हो जाता है ना। तो इस तरह इंग लगी हुई फॉर्म भी होती है, ठीक है। बशर्ते, लेकिन वर्ब की फॉर्म को 3 में डिवाइड, चौथा कौन सा है, आईएनजी लगी हुई फॉर्म है। क्लियर स्टूडेंट्स, याद रखना है इसको। तो यहाँ जहाँ कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे सिंपल कंटिन्यूअस टेंस हो, उन समय में वर्ब के आईएनजी लगी हुई फॉर्म का यूज करते हैं। याद रहेगा, क्रिया की आईएनजी लगी हुई अवस्था का प्रयोग करते हैं। क्लियर गाइस, नोट इट। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, इसको टेंस आपने अगर पढ़ा होगा तो ये दिख रहा है 4 साल से काम कर रहा है। ही हैज बीन डूइंग वर्क फॉर 4 years। ही हैज बीन डूइंग वर्क फॉर 4 years। क्लियर। हम थर्ड की जैसे बात करें तो थर्ड में सेंटेंस ले लेते हैं। वह खाना खा चुका है। ये है परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, सोया है, खाया है, पिया है, ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। क्लियर। वह खाना खा चुका है। ही हैज ईटन, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। देखो ईटन क्या लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन का यूज हुआ है। इसको आई थिंक दिख नहीं रहा होगा। नाउ सी इट, नाउ यू कैन सी दिस, ओके। ऊपर लिख देता हूं, देन यू विल सी इट क्लियरली। जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन। यहां पर लिख देता हूं, वह खाना खा चुका है। नाउ यू कैन सी इट क्लियरली, वह खाना खा चुका है। ओके गाइस। तो ही हैज ईटन द फूड, ही हैज ईटन द फूड, ठीक है। ईटन थर्ड फॉर्म है, ईट, एट, ईटन।
तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईटन। क्लियर? तो ये थर्ड फॉर्म का यूज हो गया, जिसे हम परफेक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। इसीलिए तो मैंने इसको परफेक्ट फॉर्म बोला, क्योंकि परफेक्ट टेंस में यूज होती है ना, आइदर इन परफेक्ट टेंस और इन पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस अगर आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा आई विल टेल यू, डेफिनेटली आई विल टेल यू इन नेक्स्ट coming videos, okay, one of the coming videos I will tell you it. तो eaten, clear? तो आपको पता चल गया कि किस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट साथ ही साथ ing फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की इन चारों अवस्थाओं का हम कैसे यूज करते हैं, आई हैव टोल्ड यू। ओके, क्लियर गाइस? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार अगर मन कर रहा है। ओके, आप वीडियो रिपीट करके देख लें, तब भी आपको समझ में आ जाएगा, आई थिंक सो। और समझ लेना भाई, फिर मत ये कहना सर जी ने तो बताया ही नहीं, है ना? क्यों? सर जी बता रहे हैं तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें। ओके गाइस, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता ले, कल ये भी जाने वाला है। सो गाइस, प्रेजेंट में जितनी मेहनत कर सकते हो कर लीजिए। यू हैव अ टाइम टू अचीव समथिंग बिग, ओके, इन योर लाइफ। योर गोल मस्ट बी नियर बाई, सो ट्राई योर बेस्ट। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में मैंने आपको बता दिया है। नाउ वी मूव ऑन टू लिटिल बिट ऑन एडवांस प्रो मैक्स, और डिटेल्ड इसी टॉपिक पर डिटेल्ड हम नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे वर्ब पर, उसमें और डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी जो मैंने बताए हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपकी समझ विकसित हो जाए, योर अंडरस्टैंडिंग विल डेवलप, देन आफ्टर वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके गाइस, टेक इट, टेक दिस। तो एडवांस प्रो में क्या था? एडवांस प्रो मैक्स, है ना? इसमें मैंने किस में डिवीजन किया था? फाइनाइट और इनफाइनाइट। एक गैया अनेक गैया, तो एक गैया अनेक गैया ये फाइनाइट होंगी। हमें पता चलेगा कि हम कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं, है ना? अगर हम इज का यूज कर रहे हैं तो हमें पता चल गया कितने, एक ही व्यक्ति होगा, इज एम, है ना? और आर का यूज किया तो क्या हो गया? हमें पता चल गया भैया एक से ज्यादा है ना? तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब है और ये प्लूरल वर्ब है ना? प्लूरल वर्ब आर हो गया और इज एम सिंगुलर हो गया। ये बता देता है कि कितने लोग हैं, फाइनाइट या इनफाइनाइट, सॉरी मोर देन वन, वन और मोर देन वन। क्लियर? ये फाइनाइट डिफाइन कर देता है कितने लोग हैं, ये इसीलिए इसका नाम क्या है? फाइनाइट है। क्लियर? इसका नाम इसीलिए क्या है? फाइनाइट है। क्लियर है? नेक्स्ट, इनफाइनाइट में क्या है? मैंने कहा हाँ, इनफाइनाइट का मतलब ही इनफाइनाइट है, तो इसमें कोई खास बात तो है नहीं, है ना? सॉरी नॉन फाइनाइट, है ना? नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। अरे याद दिलाया करो भाई, नॉन फाइनाइट है, कभी कभी स्किप हो जाता है ना? सॉरी फॉर दैट। नॉन फाइनाइट, क्लियर? नॉन फाइनाइट में मैंने क्या कहा था कि इन्फिनेटिव होते हैं, जिसे इन्फिनेटिव कहा जाता है, इनफाइनाइटिव में इन्फिनेटिव, ठीक?
सेकेंड वन जीरेंट, ठीक। थर्ड वन ट्रांजिटिव, ट्रांसिटिव। फोर्थ वन इंट्रांसिटिव। क्लियर? इसको अकर्मक क्रिया स्ट्रक्चर के बिहाफ पर, ठीक है। कर्म ये स्ट्रक्चर के बिहाफ पर दो हैं और दो यूज के आधार पर, अकर्मक और सकर्मक। हिंदी में अगर आपको याद हो रहा होगा, अकर्मक और सकर्मक। क्लियर? इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव और जीरेंट, ठीक है। इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें 2 + V1 यूज हो। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की प्रथम अवस्था से पहले 2 का यूज क्या होता है? इन्फिनिट होता है, इन्फिनिट बन रहेगा, ठीक है। जीरेंट ING, वर्ब की ING फॉर्म जीरेंट बताता है। क्लियर? एडवांस प्रो मैक्स की एक खास बात क्या है पता है? खास बात ये है बच्चा कि ये सारे जो ये यूज़ हो रहे हैं ये एज अ सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट ही क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, एडवांस है। एडवांस का मतलब ही क्या हो गया कि जितनी भी क्रिया हैं वो एज अ सब्जेक्ट यूज होंगी। कैसी? किसी को बताना नहीं सबको बताना, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट यूज होती हैं ये एडवांस प्रो वाली बात जो कर रहे हैं हमारे, ठीक है। अकर्मक, सकर्मक, तो इनका यूज कैसे होता है? जैसे मैं बात करूं, टू err is human nature। गलती करना आदमी की फितरत है ना? गलती करना आदमी की फितरत है ना? तो टू err इज ह्यूमन नेचर। गलती करना आदमी का नेचर है, ठीक है। तो टू err क्या है? गलती करना क्या होगा यहाँ पर? एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ। कैसे यूज हुआ? सब्जेक्ट। अब इसको देख लेते हैं। स्विमिंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वैसे स्विम क्या है? अगर बेसिक में चले जाएं, बेसिक वर्जन में चले जाएं, प्रो वर्जन में, तो वहां क्या है? स्विम इज अ मेन वर्ब। बट हेयर कैसे यूज हो रहा है? हाउ इट इज यूज्ड नाउ? इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। समझ लेना, फिर ये मत कहना सर ने तो बताया ही नहीं, है ना? नोट इट डाउन। स्विमिंग यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ। तैरना अच्छा व्यायाम है। तैरना अच्छा व्यायाम है, तो तैरना यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, ना कि मुख्य क्रिया के रूप में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव पर अलग अलग बात करते हैं। आओ चल रहे हैं ना ट्रांसिटिव की सैर पे और इंट्रांसिटिव की सैर पर। ट्रांसिटिव कर्म के साथ और इंट्रांसिटिव कर्म के बगैर। आइए ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव मीन्स आपको कर्म सेंटेंस में यूज करना ही करना होगा, वरना अधूरी रहेगी जिंदगी। समझ में? ऐसे ही ऐसे सेंटेंस जिनमें
विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस अधूरा सा लगता है, और ऐसे सेंटेंस जिनमें कर्म के बगैर भी काम चल जाता है ना, उन सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? जिनमें कर्म के बगैर काम चल जाएगा। चिड़िया उड़ रही है, इसमें आकाश की जरूरत है क्या? चिड़िया उड़ रही है, सही है, कोई जरूरत नहीं है आकाश की। इसमें लिखें आकाश में उड़ रही है या आसपास उड़ रही है। चिड़िया उड़ रही है मतलब आकाश में ही होगी, है ना, आसपास ही होगी तो उड़ रही है। वहाँ आकाश की जरूरत नहीं है आपको लिखने की। दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ मैं लिख रहा हूँ, लग रहा है ना कुछ अधूरा। कहाँ लिख रहे हो भैया? प्रेम पत्र तो ना ही लिख रहे हो। नहीं बापुआ, हम अपने घर पे पत्र लिख रहे हैं, मम्मी पापा को लिख रहे हैं, उनको लिख रहे हैं घोड़ा ताई माही पापा, है ना। तो हमेशा प्रेम पत्र ही नहीं लिखे जाते हैं भाई, मम्मी पापा की कुशल क्षेम भी पूछ ली जाती है, भैया बहन कैसे हैं, है ना, और भी रिश्तेदार होते हैं। तो एक तरह से कहने का मतलब है जब आप पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पत्र का होना ज़रूरी है। आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं या कॉपी में होमवर्क कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, यू हैव टू शो इट। आपको बताना पड़ेगा आप क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। अब जैसे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, माँ बाप आते हैं जो बेचारे इलिटरेट पेरेंट्स हैं, तो कभी कभी बच्चे किताब पढ़नी कुछ होती है, पढ़ कुछ रहे होते हैं, और माता पिता को लग रहा होता है बच्चा बहुत पढ़ रहा है ना। वो किसको धोखा दे रहे होते हैं? दे आर मेकिंग देमसेल्व्स फूल, दे आर मेकिंग फूल देमसेल्व्स, किसी को नहीं, मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? मैगजीन पढ़ रहा है, नॉवेल पढ़ रहा है, अपनी एकेडमिक बुक पढ़ रहा है या कंपटीशन बुक पढ़ रहा है। यू हैव टू शो दैट कुछ पढ़ रहा है ना, कुछ शो करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट देयर। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर कर्म की ज़रूरत पड़ती है, बिना कर्म के वो सेंटेंस अधूरा रहता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव। जहाँ कर्म की ज़रूरत है, समझ में आ रहा है? जैसे आपको और हमको कर्म की ज़रूरत है टू अचीव आवर गोल्स, ठीक है, तो वो ट्रांसिटिव है। और जहाँ कर्म नहीं, वहाँ कर्मनाशा नदी हो जाएगी। ठीक है, कर्मों का जहाँ नाश हो जाए वो कर्मनाशा नदी है। तो जहाँ कर्म का लुप्त हो जाए, जहाँ कर्म लुप्त हो जाए, जहाँ कर्म की ज़रूरत ही नहीं है, वो क्या होते हैं? इनट्रांसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? इनट्रांसिटिव होते हैं। जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग, नो नीड टू टेल यू वेयर दे आर फ्लाइंग। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। वेयर बर्ड्स आर फ्लाइंग यू डोंट नीड कि आप बताएं कहाँ फ्लाई कर रही हैं। बट इफ आई पुट हेयर आई शी इज राइटिंग, क्या लग रहा है? लग रहा है ना अधूरापन, खालीपन। तो इस खालीपन को कैसे पूरा करेंगे? बाय पुटिंग अ लेटर। लेटर लिख के ही तो अधूरेपन को दूर करते हैं गुरुजी। अब पहले लेटर लिखे जाते थे, अब तो कॉल करके अधूरापन दूर कर लेते हैं बच्चे। यही गलत है, दैट इज रॉन्ग। है कि नहीं? यू नो इट वेरी वेल, मोर देन माई। आपको पता होना चाहिए आप सही कर रहे हैं कि गलत। तो शी इज राइटिंग अ लेटर, दैट इज ट्रांसिटिव। intransitive, words are flying, no need of object.
इंट्रांसिटिव, अकर्मक, अकर्मक, जहाँ कर्म की आवश्यकता ही नहीं, निष्काम कर्म करिए। भगवत गीता में कृष्ण जी ने कहा है कर्म करिए बट निष्काम कर्म करिए। मतलब निष्काम कर्म का क्या मतलब है? फल की इच्छा किए बिना, बिना उसकी किसी चीज की चाह किए बिना फल कार्य करना, कर्म करना, यही निष्काम कर्म, दैट इज अ कर्म। ओके। सकर्म, कर्म की आवश्यकता है, निष्काम कर्म करते रहिए, कर्म अच्छा होगा और फल भी अच्छा ही मिलेगा। कार्य कारण का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया है, उसको समझिए, उसको पढ़िए और बेहतर उसको पढ़िएगा जरूर। कार्य कारण का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है सभी के लिए, मेरे ख्याल से सभी को उसको पढ़ना चाहिए और भगवत गीता का भी पाठ जहाँ तक हो सके करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नॉलेज कहीं से भी मिलती है, ज्ञान कहीं से भी मिलता है, आपको वो गैदर करना चाहिए। ये नहीं वो किसी और का ग्रंथ है, अगर आपको कुरान से भी कोई नॉलेज मिलती है तो वहाँ से भी लीजिए, अगर बाइबल से भी मिलती है तो वहाँ से लीजिए। नो नीड, ज्ञान क्या कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, है ना, ये तो कहते हैं ना। तो ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत है आज हमारे देश को, आपको, हमको, सभी को, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो ये बात हो गई। अब ट्रांसिटिव में एक कर्मक और द्विकर्मक आ जाते हैं। ये एक कर्मक है, यहाँ एक ही कर्म है, यहाँ क्या है, एक कर्म है। तो एक कर्मक और द्विकर्मक। धार देखो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान, है ना। तो द्विकर्मक। अब एक कर्मक तो ये लिखा ही है, द्विकर्मक की बात कर लें। उसने मुझे कार का उपहार दिया, ठीक है, कार उपहार में दी। छोटा मोटा मतलब गिफ्ट लेके भी क्या यार फायदा, लो तो बड़ा गिफ्ट दो या लो, छोटा गिफ्ट लेके क्या करना, है ना, मजा नहीं आता है छोटे मोटे में, है ना। तो द्विकर्मक। ही गिफ्टेड a necklace to her. He gifted a necklace to her. रिंग भी गिफ्ट कर सकते हो, उसने नेकलेस, मुझे 9 लाख का दिलवा दे रे ओ सैया दीवाने, है ना गाना ये। पढ़ो विद एंजॉय, ठीक है। तो ही गिफ्टेड अ नेकलेस टू हर। इतना महंगा ना दो, टॉफी खिला दो, नेकलेस का देने की जरूरत है, लेकिन हो सकता है उसकी वाइफ हो, देन इट इज विल फाइन, ओके। मदर हो देन इट इज मोर फाइन, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर समझते हैं, ही गिफ्टेड अ नेकलेस टू हर, देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट नेकलेस एंड सेकेंड हर, 2 ऑब्जेक्ट्स है ना। और मैंने लास्ट वीडियो एक पढ़ाया था जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की थी, वो यहाँ है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने वहाँ पर आपको बताया था, जहाँ मेन वर्ब से जिस भी ऑब्जेक्ट का रिलेशन डायरेक्ट होता है दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके अलावा जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ क्या है, गिफ्टेड, क्या गिफ्ट किया, नेकलेस, तो नेकलेस क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बचा कुचा इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हमारी तुम्हारी बात हो रही है, बचा कुचा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट रिलेशन में जब वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट आ जाता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाकी सारे इनडायरेक्ट। ओके गाइस, समझ लो, फिर मत कहना सर ने बताया नहीं, सोच लो। ठीक है, तो यह क्या हो गया, द्विकर्मक हो गया। द्विकर्मक, 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब,
तो यहाँ एक ही वर्ब हो रहा है बट दो ऑब्जेक्ट से वो डील कर रहा है, एक से नहीं भैया, दो से डील कर रहा है ना। यहाँ तो एक भारी हो जाता है, एक लोग दो से डील कर रहे हैं, ये गलत बात है भाई, हम नहीं जज भाई। तो फिलहाल ये चीज़ याद रख लें, ठीक है, नोट कर लें, ठीक है। तो गाइस ये वर्ब का क्लासिफिकेशन था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको अच्छे से और प्रेम पूर्वक पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, अपनों और अपनी पढ़ाई तीनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और कामयाब हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थम्स अप, गुड लक, ऑल द बेस्ट।